आज बहुत बड़ा दिन है। पूरे देश की निगाहें आज के दिन पर टिकी हुई हैं क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। 4 स्टेट, 1 यूटी, और जो अपडेट सारी वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विजय के घर पर दफ्तर और सुरक्षा बढ़ाई गई है। टीवीके, जी हां, सरकार बनाती दिख रही है क्या? रुझानों में स्टालिन की पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, यानी डीएमके जो एग्जिट पोल में जो नंबर 1 दिख रही थी वो नंबर 3 पर है। टीवीके नंबर 1 है, नंबर 2 पे एआईडीएमके है, ऑल इंडिया तृणमूल कड़गम, और डीएमके वो तीसरे पर पहुंच गए। स्टालिन खुद हार रहे हैं, उनके 14 मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये रुझान है, ये रुझान हम आपको बता रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजों में, लेकिन टीवीके 106 पर आप टैली में देख सकते हैं। ये सरकार बनाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ चुके हैं और सुरक्षा बढ़ा दी गई इनके घर की, इनके दफ्तर की। तो ये बहुत बड़ी, वो सुपरस्टार क्या सीएम बनने जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है दक्षिण से जो निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन बता आपको ये दे, पश्चिम बंगाल की जो अपडेट्स हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुडुचेरी में एनडीए की लहर दिखाई दी है। असम में एज एक्सपेक्टेड फिर से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा बढ़ रहे हैं और वो 90-100 के आसपास देखिए 97 सीटें दिख रही हैं और कांग्रेस बिल्कुल खत्म सी हो गई। 27 सीटों पर सिमटती दिखाई दे रही है। कांग्रेस यूडीएफ के साथ गठबंधन जो यूडीएफ का है उसमें जरूर केरल में वो सरकार बनाती दिख रही है अच्छी खासी बढ़त के साथ में। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कौशिक जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको सर? हमारे विद्वान दोस्त हैं मिस्टर सुनील कौशिक। हाँ जी, आ रही है। बहुत माने रखता है, ठीक है, मैं कहना भी माने रखता है। हाँ ठीक है। कौशिक जी, मेरी आवाज मिल रही सर? इज आई एम ऑडिबल टू यू सर? आ रही है आवाज। हाँ सर, ये जो रुझान दिख रहे हैं 174, 175 के टैली में। चलिए आगे बढ़िएगा, लेकिन जरा फुल स्क्रीन विजुअल लीजिए। बंगाल में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। भारतीय वो भी दिखाते रहिए भैया। पार्टी की दफ्तर के बाहर की जरा तस्वीरें फुल स्क्रीन ले लीजिए पैनल पे। रुझान है आउट ऑफ 293 में भाजपा 161 में जीत रहा है और तृणमूल कांग्रेस जो महिला संरक्षण के लिए 33% जो संसद में लागू होने नहीं दिया, उसी का जवाब महिला लोग दे दिया है। लकीर बंडल लिया लेकिन पीछे से तो ममता बनर्जी को पीछे से हटा दिया। तो आज कितना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए? देखिए झालमुड़ी खा रहा है मोदी जी का झालमुड़ी खा रहे हैं हम लोग खुशी में झालमुड़ी खा रहे हैं। दीदी को मिट्टी लगे झालमुड़ी आप खा रहे हैं, झालमुड़ी क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम लोग का जो महान नेता है उन्होंने आके कोलकाता में झालमुड़ी खा के जो बोला, हम भी वही दिखा रहे। हम लोग का महान नेता जो करेंगे हम लोग उनके साथ ही करेंगे। अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, मगर फिर भी आप लोग घूम रहे हैं, क्या कारण है? क्या चीज? अभी तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अरे हो चुकेंगे, भरोसा। इलेक्शन का पहले हम लोग गजब का उत्साह है, गजब का उत्साह। एक चीज तो कहनी पड़ेगी, पश्चिम बंगाल रसगुल्ला के लिए जाना जाता था, अब रसगुल्ला नहीं झालमुड़ी के लिए जाना मोदी जी जाएगा। जो खा ले वही ट्रेंड बन जाता है। यहाँ पर अब देखिए ना, झालमुड़ी खाकर अब एक तरह से उत्सव का रंग यहाँ पर जमा दिया गया है। बीजेपी अभी रुझानों में 174 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी 115 पर अभी सिमटी हुई है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो गैप है, इस गैप को अब पूरा करना टीएमसी के लिए क्या बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा लंबा गैप हो चुका है ये। और ऐसे में जो तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप सुनील जी, आप यहाँ देखिए कि क्या कहा गया। ये कहा गया कि महिला आरक्षण जिस पर विपक्ष ने साथ नहीं दिया, और यहाँ पर भी महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लिया था वो बहुत कुछ कह रहा था। क्या आपको लगता है कि विपक्ष ने जिस तरीके से कदम उठाया, जो परिस्थितियां बनती रही, वो चाहे महिला सुरक्षा को लेकर हो, महिला आरक्षण को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके लिए नुकसानदायक हो गया है? सुनील जी, देखिए जी, 2021 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा के चुनाव, यह दोनों चुनावों की समीक्षा करें तो महिलाओं ने टीएमसी को वोट बहुत अधिक संख्या में दिया। 8 से 10%, 12% तक वोट ऐसा था, वोट टीएमसी की अपेक्षा भाजपा को कम मिला। तो कोई नहीं थी तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी थी, और एक ऐसी रणनीति जहां भाजपा की जीत को सुनिश्चित करता था महिला वोट बैंक। जब तक महिला वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आएगा, तब तक मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित नहीं है। चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे महिलाओं के लिए काम करने का तरीका भारतीय जनता का हो,
चाहे सीट बांटने की स्थिति में हम देखेंगे तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी हो। ठीक है। और ये सब यहाँ चीजें पे हैं। एक सवाल और मैं जरा सुनील जी से आगे बढ़ाऊंगी। सुनील जी, ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने के पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2016 या 21 की हम बात कर लें तो ममता बनर्जी महिलाओं की पसंद रही है, लेकिन यहाँ पर बीते अगर हम 3 सालों की अगर बात करें तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। वो घटनाएं चाहे संदेश खाली की हो, वो घटना चाहे आरजीकर की हो, वो घटना चाहे लॉ स्टूडेंट की रही हो, ये जो घटनाएं हुई उन्होंने ये बता दिया कि अब बस अब ममता दीदी नहीं संभाल सकती। वो माँ माटी मानुष की बात करेंगी, वो खुद महिला हैं, लेकिन वहां पर उस महिला के साथ नहीं खड़ी होती हैं। आरजीकर की जो विक्टिम थी उनकी माता जी को टिकट भी बीजेपी ने दिया। तो यहीं से क्या आपको लगता है कि टीएमसी नहीं समझ पाई कि क्या वो गलती कर रही है, अपने कोर वोटर्स से छिटक रही है, दूर हो रही है, और बीजेपी उनको समझ रही है और जुड़ाव हो रहा है? सुनील जी, इसके बाद ऋषभ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से। ऋषभ जी, आपका भी स्वागत, आती हूँ आपके पास। जी ठीक कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में भी टीएमसी से कम वोट भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का मिला। ये भी तो मानना पड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी निश्चित तौर से जहां महिला मुख्यमंत्री पर साथ था। लेकिन 19 की तुलना में 24 में नंबर्स तो बढ़ गए थे सुनील जी। नंबर्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ये तो मानेंगे ना? नहीं, बिल्कुल। वोट परसेंटेज भी 2021 की अपेक्षा महिलाओं का वोट परसेंट 3% के आसपास बढ़ा। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया, लेकिन इतने वोट बैंक की जरूरत से ज्यादा जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को। लगभग 8% 9% का वोट प्रतिशत ऐसा था जो कम था महिलाओं का टीएमसी की अपेक्षा। तो इसकी भरपाई कैसे पूरी हो? और इसकी भरपाई इसलिए पूरी हो कि जो भी कुछ घटनाएं बड़ा घटित हुई, मीडिया में बड़ा स्पेस उसको मिला, मीडिया ने उसको लेकर के भारतीय जनता टीएमसी की सरकार को घेरा, और भरोसा एक महिला मुख्यमंत्री पर होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें सर उनके नेगेटिव गई हैं। उनका ये कहना भी कि महिलाएं 8 बजे के बाद घर से ना निकलें, ये तमाम चीजें ऐसी रही है ना जो सीधा आप कह सकते हैं आघात किया है उनको, और वो शायद अभी रुझानों में शुरुआती तो दिख रहा है। ऋषभ हमारे साथ कनेक्ट हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ऋषभ, एक तरफा बढ़त बीजेपी की दिखाई दे रही है, लेकिन 2-3 राउंड की काउंटिंग को फाइनल मान लेना क्या सही है? अभी तो 11 भी नहीं बजा है सर, और जश्न मनाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। कहां से इतना बल मिल रहा है? क्यों आपको लगता है कि बाकी 20-22 राउंड तक जब काउंटिंग जाएगी नतीजों में आप जीतेंगे? देखिए, ये बल हमें जनता दे रही है, और जनता इस रूप से दे रही है कि जब तुष्टीकरण की राजनीति का अंत होता है तो जनता भी उत्साहित होती है, और एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हमारे उत्साहित है। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल की राजनीति पिछले 15 सालों से जतो दोष नंदो घोष की रणनीति से चल रही थी कि मेरा दोष कुछ नहीं है, जो है केंद्र सरकार के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। तो ये जतो दोष नंदो घोष की राजनीति पे पूर्ण विराम लगाने का काम वहां की जनता ने किया है। जब बलात्कार होते रहे, जब रक्त चरित की राजनीति होती रही, जब लोगों की हत्याएं होती रही, जब सलानपुर हो, दानकुनी हो, रानीगंज हो, आसनसोल हो, बर्दवान हो, इन सब में भ्रष्टाचार होते रहा, तो ममता दीदी कहती थी हमारा कोई गलती नहीं है साहब, ये तो केंद्र सरकार की राजनीति है। तो जब इस तरह का छीछा लेदर वाली राजनीति पे तुष्टीकरण को दिल में बैठाएंगे, नाम है ममता, दिल में क्रूरता बसाएंगे, तो जनता इसी रूप से परिणाम देने का काम करेगी। अभी भी सबक है, विपक्ष में जब रहेंगे तो शांति वाला विपक्ष की भूमिका में रहिएगा, वरना वो सरकार आई है कि गुंडों को उनकी गुंडागिरी अच्छे तरीके से समझा देती है। ना गुंडा बचेगा, ना गुंडी बचेगी, गुंडा गुंडी की खेला खत्म हो गया। पलटनो सरकार आई और मजबूती से बीजेपी सरकार आई। आपने पलटनो सरकार ये जो जब नारा लगाया था तब भी यही भाषा थी, और आप यही कह रहे थे कि दरअसल अब इस तरीके के जो लोग हैं उनको खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन यही भाषा तो टीएमसी भी ये देखिए रत्ना देवनाथ ये आगे चल रही हैं, ये आरजीकर की पीड़िता की मां है। हाँ, और देखिए ये आगे चल रही 3000 वोटों से आगे चल रही है। मतलब ये देखिए क्या गुस्सा था लोगों में, साइलेंट जो था, साइलेंट वोटर, वो अंडर करंट और तमाम चीजें। और यहाँ पर एक और चीज आप देखिएगा, याद करिए आशीष, जब रत्ना देवनाथ अपने बूथ पर गई थी, वहां पर टीएमसी के समर्थकों ने इन्हें घेर लिया था। वो संवेदना कहीं नहीं नजर आई थी, यानी कहीं ना कहीं से लोग तो समझ रहे थे कि संवेदना कैसे जोड़नी है, किसके साथ जोड़नी है। तो यहाँ पर अगर आरजीकर पीड़ित की मां रत्ना देवनाथ पानीहाटी से आगे चलती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज हो जाता है। ऋषभ जी, हम इसी पर ही बात कर रहे थे
कि बहुत बड़ा मैसेज है। अगर रत्ना आगे चल रही हैं तो इसका मतलब यही है कि लोगों में गुस्सा था तमाम उन चीजों को लेकर जो खासतौर से महिलाओं से जुड़ी हुई थी। लेकिन इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन इसका जवाब भी आप दे दीजिएगा जरूर कि भाषा को लेकर और जिस तरीके से ये कहा जाता है कि टीएमसी धमका रही थी, टीएमसी आरोप लगा रही थी कि आप लोग धमका रहे थे वहां पर लोगों को। ऋषभ जी, मैम आप प्रश्न रिपीट करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं 2 प्रश्न मैंने एक साथ किए थे, एक का आप जवाब दे दीजिए। पहले तो ये जवाब दे दीजिए, रत्ना देवनाथ हम देख रहे हैं वो आगे चल रही हैं, वही रत्ना देवनाथ जो आर्जिकर पीड़ित की मां है, जिस दिन वो अपने बूथ पे गई थी उस दिन भी टीएमसी समर्थकों ने उनको घेर लिया था, वो बहुत असहज नजर आई थी, हमने वो तस्वीरें देखी थी। लेकिन आज जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो अपनी सीट से अगर आगे जाती हैं तो ये कितना बड़ा मैसेज है बंगाल के लिए, टीएमसी के लिए, माफ कीजिएगा। मैम ये मैसेज पूरे बंगाल की बेटियों ने दिया है, ये मैसेज पूरी बंगाल की माताओं ने दिया है। माँ माटी मानुष की नारा देकर सरकार आने वाली माँ बेथा करते रही, रोते रही और चिल्लाते रही, लेकिन ममता के दिल में ममता ना जागा, क्रूरता जागते रहा, तुष्टीकरण बचते रहा। तो ये वो जवाब है जो रुझानों के तहत परिणामों में बदलता आपको दिख रहा है। मानुष जो पलायन करते रहे 6600 যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, মানে যেই আসনগুলো আনএক্সপেক্টেড সেগুলো এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার করছে। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে এনিথিং। দক্ষিণ কলকাতায় আপনিও এগোচ্ছেন, স্বপন দাশগুপ্ত তিনিও অনেকটা লিডে রয়েছে, তৃণমূলের গড়ে কি এবার কার্যত কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন হিন্দুরা তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস দ্য আনএক্সপেক্টেড, মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি দাঁত ফোটাতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 ওঠে গিয়ে এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো, তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। আপনি অল হিন্দুস আর ইউনাইটেড ইন ফেভার অফ নরেন্দ্র মোদী। মোদীজির জয়, পশ্চিমবাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4500 लीड हुआ सेकेंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बोल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि भी जो वार्ड हैं वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजॉरिटी वार्ड है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए। छोड़ दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है। अच्छा देखिए, सुवेंदु कह रहे हैं ऑल हिंदूज आर यूनाइटेड इन फेवर ऑफ मोदी जी। अब हिंदूज यूनाइटेड, तो यहाँ पर आप देखिए तिलक लगाकर भी, आशीष देखिए तस्वीरें, तिलक लगाकर भी यहाँ पर जो तमाम जो अधिकारी कलकत्ता पुलिस है, ये कोलकाता पुलिस का वो तिलक लगा के पुलिस वाले घूम रहे हैं, तो यानी ये जो मन के अंदर दबी हुई भावना थी, आज वो भावना खुलकर सामने आई है, तो उसके पीछे बहुत कुछ है। नहीं, इसमें ऋषभ जी की तारीफ बनती है। ऋषभ जी, ध्रुवीकरण के लिए बहुत बधाई। ये भी कहा जा रहा है कि ध्रुवीकरण में कामयाब होगी भारतीय जनता पार्टी, अभी रुझानों के हिसाब से तो 70-30 कर दिया। ध्रुवीकरण नहीं कहते, इससे अपने संस्कृति पे गर्व करना कहते हैं। और सीना ठोक के कहेंगे अगर हिंदुत्व के लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, क्योंकि भारत की पहचान सनातन संस्कृति है और हमें कोई धर्म से परहेज नहीं साहब। लेकिन दुर्गा माँ की प्रतिमा को रोककर अगर कहा जाएगा केवल खुदा खुदा, तो ये सब धर्म जुदा जुदा नहीं होता। ये स्पष्ट रूप से मैं कहता हूं आपको, इस देश में हर धर्म का सम्मान है। एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति के लिए हमने नॉमिनेट किया था, लेकिन इस बात से नहीं नकार सकते कि इस देश की पहचान सनातन संस्कृति है। और
जब भी हिंदुत्व पे हमला होगा सीना ठोक के नजर आएंगे खड़ा। क्या बात करते हो साहब कि मुंह जोगने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब सनातन और धर्म की बात आएगी तो उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए खुलकर शुभेंदु अधिकारी ये कह भी रहे हैं कि एक बात तो तय थी कि यहाँ पर खुलकर जय श्री राम नहीं बोला जा सकता था, लेकिन हमने देखा कि सुबह जय श्री राम के नारे भी लगे, यहाँ पर खुलकर अब तिलक भी लगाया जा रहा है। तो इसके लिए खाली बीजेपी को ही सारा क्रेडिट दिया जाए या जिस तरीके से निडरता के साथ लोगों को बाहर लाने का माहौल क्रिएट किया चुनाव आयोग ने, उनको भी धन्यवाद दिया जाए। ऋषभ जी, ऋषभ चुनाव आयोग को थैंक यू बोलेंगे? मुझे लगता है कि जनता ने नहीं चुनाव आयोग को अच्छे चुनाव कराने के लिए हर एक पार्टी को थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं एक नागरिक को थैंक यू बोलना चाहिए। टीएमसी ने तो आपका एजेंट बता दिया चुनाव आयोग को, टीएमसी ने तो चुनाव आयोग को एजेंट तो जनता भी हो गई हमारी मैडम एजेंट तो आपको भी बताया जाता है, एजेंट तो मीडिया को भी बता दिया जाता है। लेकिन ऐसा है क्या, देश वो दिन नहीं भूला जब मीडिया के दफ्तरों को जला दिया जाता था, उनके विपरीत जब खबर चलाई जाती थी। कम से कम इतना तो आजादी हमने छीनने का कभी काम नहीं किया। दूसरी बात, एजेंट तब तो पूरी जनता है, और अगर पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है तो भैया हमें खुश नसीब है हम कि हम ऐसा काम करते हैं तो उधर मूल मन से लोग जमीन पे चीजों को उतारते हैं कि जनता एजेंट बन जाती है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल हैक होता है मैडम, ईवीएम हैक नहीं होता। और ये लोग तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक अपनी गलतियों पे वर्क करना नहीं सीखेंगे। बड़ी बात आपने कही और अमीन साहब बड़ी बात है, दिल हैक करना चाहिए, ईवीएम हैक नहीं होता। और इसके पहले भी ईवीएम पर पहले ईवीएम निशाना, फिर स्ट्रांग रूम, फिर चुनाव आयोग, यानी पूरे के पूरे तंत्र को ही निशाने पर ले लिया गया। पहले तो सिर्फ एक डिवाइस था, लेकिन अब पूरे तंत्र को ही निशाने पर विपक्ष ने ले लिया था। लेकिन तंत्र बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा और उसी का जो कहते हैं ना, जनादेश और फलादेश दोनों ही आज हम तस्वीरों में देख रहे हैं। अमीन साहब, वो उसको मशीन के अंदर गड़बड़ हो सकती है, ईवीएम के अंदर आप देखिए। जबकि हमने पहले कई बार बताया है और इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को बताया है कि हमारी जो ईवीएम मशीन है वो सुप्रीम कोर्ट तक से सर्टिफाई है और हिंदुस्तान के कई कोर्टों में भी सर्टिफाई की गई। और मुझे याद है कि चुनाव आयोग ने तो बाकायदा आमंत्रण दिया था जब ईवीएम हैक होने की बात आई थी, कहा था कि आप आइए प्रूफ करके दिखाइए। कोई विपक्षी पार्टी नहीं पहुंची थी वहां पर। हमारी जो मशीन है वो ऑपरेटेड है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर है। एक का एक वही होगा, एक का 11 नहीं होता है। ये सब जनता को भरमाने को, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए अपने और हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के ऊपर फोड़ने के लिए ये इन लोगों का तरीका बन चुका है। और ये भूल गए इस बात को कि हम काम नहीं करेंगे जनता का तो जनता इनको वोट देगी, हिंदू मुसलमान करेंगे तो इनको वोट देगी। आज मैं बता रहा हूँ, मैं तो इलेक्शन कमीशन से हूँ, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा कि जो देश के प्राइम मिनिस्टर का नारा डे 1 से था, सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए और सबका विश्वास, उसका नतीजा है। और आज बताऊं क्लियर कट, आप सच्चर कमेटी उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने बनाया था, सच्चर कमेटी को कूड़े में डाल दिया था, कभी लागू नहीं किया। आज इस देश के अंदर एकता की बात हो रही है और एक चुनाव एक ही बार चुनाव की बात हो रही है। ये सब क्या है? देश की एकता और अखंडता को रोकने की बात है। देश के अंदर एकता रहे, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके साथ एकता रहे। आज यही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जो देश के प्राइम मिनिस्टर अपनी छवि बनाई है वो यही बनाई है। देखिए आप, दुबई के अंदर मंदिर बना हुआ है, कैसे बन गया? ये मोदी जी का श्रेय जाता है। आप देखिए आज हमको तेल मिल रहा है, आज हमको हर चीजें मिल रही है, कोरोना के टाइम में पूरा सपोर्ट मिला, तो क्या जाता है? ये उनकी एक बाहर की सोच है, दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच है उनकी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को, जिनको नकारा नहीं जा सकता। अगर वो वहां पर बंगाल में रहे तो उसका नतीजा क्या मिला है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। और एक बड़ी बात यह है, और एक बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ की जो संवैधानिक संस्था है, खासतौर से चुनाव आयोग, बहुत सारे लोग ये जानते भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे कि चुनाव आयोग पर, भारत के चुनाव आयोग पर विदेशों में अब स्टडी हो रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो चुनाव कराए जाते हैं, पूरी प्रक्रिया एक सामंजस्य के साथ जो प्रक्रिया होती है, ये कैसे पॉसिबल है? इस पर रिसर्च हो रही है विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। तो ये इसके लिए भी साधुवाद देना चाहिए हमें अपनी संवैधानिक संस्थाओं का। ये वो इलेक्शन कमीशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना जाता है, साख नंबर 1 है, जिसको डैमेज करने की कोशिश की है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। हमारे यहाँ इंटरनेशनल जो है ट्रेनिंग सेंटर है, आप द्वारका में खुल गया नया, पहले तो वहीं चल रहा था वहां पर सरदार पटेल रोड पे। आप ये समझिए, ये चीज जो है दुनिया को, लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं
कैसे हमारी वोटर लिस्ट बनती है, कैसे हमारा चुनाव संपन्न होता है। और जब लोग हैं, जैसे चुनाव हुए थे हर स्टेट्स में होते हैं, तो मैं भी प्रोटोकॉल का चीफ भी रहा हूं डायरेक्टर के साथ में, तो ये लोग को लेके जाते थे हम लोग और दिखाते थे कि हमारे देश में किस तरह निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया है। देखिए कि दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन एक ट्रेनिंग विपक्ष को देनी चाहिए कि भाई देखिए कितनी निष्पक्षता के साथ हम काम करते हैं, लेकिन विपक्ष है तो मानता ही नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना होगा सर, चुनावी उद्घोष के साथ ही ब्रेक ले लेते हैं, बहुत देर से कहा जा रहा है। चुनावी उद्घोष, सीएम स्टालिन और बेटे उदयनिधि स्टालिन अपनी सीट पर पिछड़े। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तमिलनाडु पर भी नजर हम बना कर रखे हुए हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, 11 बजे तक के रुझानों में बंगाल में बीजेपी की आंधी दिखाई दे रही है और जो जश्न मनाया जा रहा है, जो आप देखिए, सुनामी कह देते हैं, सुनामी कह सकते हैं इसको। और 174 175 वही कहता है, बीजेपी जहां पहली बार जीतती है वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होती है, नेक टू नेक जैसा कुछ रहता नहीं, और वही दिख भी रहा है। अभी से जश्न लोग मना रहे हैं, रंग जो उड़ाए जा रहे हैं, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, वो तस्वीरें भी हम आप तक दिखाते रहेंगे और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक ले लें। ब्रेक नहीं अभी है, अभी तो हम सुनील जी से कंटिन्यूटी में बात कर लेते हैं, ब्रेक नहीं लेते हैं। सुनील जी देखिए, यहाँ पर सुनामी आ गई। अच्छा देखिए कितना दिलचस्प है सुनील जी, 5 राज्यों में चुनाव हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हो रही है? पश्चिम बंगाल की हो रही है। उसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वो चेहरा है जिसे विपक्ष भी अपने नेता के रूप में देखता है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी के लिए कहा गया था उन्हें हटा दो, ममता बनर्जी को ले आओ इंडी गठबंधन में, अगर मजबूत चेहरा चाहिए तो। खुद विपक्ष के नेता ये बात कहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो आज जो तस्वीर आ रही है, इस तस्वीर से इंडी गठबंधन को भी एक झटका लगेगा? बीजेपी चुनावी उद्घोष, पश्चिम बंगाल के रुझानों में बीजेपी प्रचंड जीत से आगे चल रही है। तो इसी पर ही मेरा सवाल था सुनील कौशिक जी। 70 के दशक के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार बन रही है जहां केंद्र सरकार स्टेट में के सरकार में होती है, उसकी सरकार वहां पश्चिम बंगाल में नहीं होती। एक व्यवस्था परिवर्तन पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। नेटवर्क थोड़ा एरर है कौशिक जी, नेटवर्क का थोड़ा एरर है। हम एक बार जो टेक्निकलिटीज उसको देखते हैं, हम पुनः लौट कर आएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जो तस्वीरें साथ साथ मूवी दिखाते चले और बताते चले कि बंगाल में बीजेपी की आंधी के बाद में किस प्रकार से लोग उत्साहित हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी इस पर बड़ी कवरेज लगातार